ख्वाब हो सितारों पे कमंद डालने का, ख्वाब हो आसमान छूने का, ख्वाब हो सितारों से आगे जहां दरिया करने का, ख्वाब हो कुछ तख्लीक करने का। तो यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस देता है आपके सुनहरे ख्वाबों को ताबीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट्स। माय नेम इज़ मोहम्मद तारिक और आज हम 10th क्लास केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 76 डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हमने लास्ट टाइम टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स डिस्कस की थी। हम एटमॉस्फेयर का चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 14। तो आज हम टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स से जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स, कि जो एयर पोल्यूटेंट्स हैं इनके सोर्सेज क्या हैं, हम ये डिस्कस करेंगे। और उसके साथ ही हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग, ये हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी टॉपिक है आज का हमारा, वो हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम पहले तो ये देखेंगे कि जो एयर पोल्यूटेंट्स लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किए थे, मैंने आपको बताया था कि मोस्टली ये ऑक्साइड्स होते हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स ज़्यादातर होते थे। कौन से? मसलन कार्बन के ऑक्साइड्स, सल्फ़र के ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, ये एयर पोल्यूटेंट्स हैं। वैसे तो देखा जाए हमारी एयर में और भी बहुत सारी गैसेस मौजूद हैं, यानी कि जैसे कि आपको पता है मेजर गैसेस ऑफ आवर एटमॉस्फेयर आर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस। ये गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद हैं जो कि अपना सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती हैं। ऑक्सीजन, जैसा कि आपको पता है, उसकी अपनी इम्पोर्टेंस है, हम उसको रिस्पायरेशन के लिए यूज़ करते हैं। वी ब्रीथ इन एयर, यू नो, ऑक्सीजन यूज़ करते हैं। और उसके बाद नाइट्रोजन का भी एक अपना रोल है, ये हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस को कंट्रोल करती है, ठीक है। लेकिन हम बात करते हैं एयर पोल्यूटेंट्स की। एयर पोल्यूटेंट्स की जब बात की जाती है तो इसमें आपको पता है जो ज़्यादातर एयर पोल्यूटेंट्स हैं वो ऑक्साइड्स होते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन। जैसा कि हम कार्बन की बात करेंगे, कार्बन के ऑक्साइड्स होते हैं। उसमें क्या आ जाता है, यानी कि कार्बन के ऑक्साइड होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड CO2। इसी तरह कार्बन मोनोऑक्साइड होता है हमारे पास, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, इसका सिंबल होता है। ये भी एयर पोल्यूटेंट्स में आ जाते हैं, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड स्पेशली। इसी तरह इसके अलावा हमारे पास ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र, सल्फ़र डाइऑक्साइड, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड, यानी सल्फ़र के ऑक्साइड। मैं लिख देता हूँ जस्ट फार्मूला SO2 एंड SO3, ये ऑक्साइड्स हैं, ये भी एयर पोल्यूटेंट्स हैं। इसके साथ साथ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, उनमें नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, जिसको हम नाइट्रिक ऑक्साइड भी कहते हैं, ये भी एयर पोल्यूटेंट है। एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, ये ऑक्साइड्स हैं नाइट्रोजन के, ठीक है। ये मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ये मेजर एयर पोल्यूटेंट्स हैं। दीज आर मेजर एयर पोल्यूटेंट्स जो एयर को पॉल्यूट करते हैं, ठीक है। तो हमने इनके सोर्सेज डिस्कस करने हैं। तो आज जो हमने सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स डिस्कस करने हैं वो हम पहला पॉइंट आज डिस्कस करेंगे, यानी हम सोर्सेज किस चीज़ के डिस्कस करेंगे आप, कार्बन डाइऑक्साइड के एंड कार्बन मोनोऑक्साइड के। इनके सोर्सेज क्या हैं, ये कहाँ से प्रोड्यूस होती हैं और कैसे हमारी एयर में जाके एयर को पॉल्यूट करती हैं, ये हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज हमने डिस्कस करने हैं यानी ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, यानी पहला पॉइंट आज हम इसका डिस्कस करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, उनके सोर्सेज आज हम डिस्कस करेंगे।
आप तमाम स्टूडेंट्स की टेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 122 और यूनिक नोट्स में आपके पास पेज होना चाहिए 126। ठीक है, आपके पास पेन होना चाहिए, टेक्स्ट बुक और यूनिक नोट्स होने चाहिए, ताकि साथ साथ आप देखते रहें, वहाँ पर क्वेश्चन बनाए गए हैं। यूनिक नोट्स में क्वेश्चन नंबर है ये 5, पेज नंबर 126 पे देखिए आप, वहाँ लिखा हुआ है राइट सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स। तो वहाँ पर अगर आप देखें तो सबसे पहले जो सोर्सेज दिए गए हैं एयर पोल्यूटेंट्स के वो हैं ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन। यानी आज हमने ये डिस्कस करना है नंबर 1 कि ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन। अब ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन कितने होते हैं? 2 तरह के होते हैं। एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। यानी हम कार्बन डाइऑक्साइड के एंड कार्बन मोनोऑक्साइड इन दोनों के सोर्सेज आज हम डिस्कस करेंगे। ये हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है जी। तो बेटा इसमें हमने देखेंगे, पहले तो ये भी देखेंगे कि क्या इनके कोई नेचुरल सोर्सेज भी हैं। फिर हम देखेंगे नेचुरल के अलावा अगर हम देखें ह्यूमन एक्टिविटीज़, क्या उनसे भी ये चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं या नहीं। तो सबसे पहला पॉइंट अगर हम देखें आपकी टेक्स्ट बुक पेज नंबर 122 पे, तो वहाँ पर ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन में लिखा हुआ है, उसके 3 पार्ट बनाए गए हैं। ठीक है, वो क्या है? पहला पॉइंट उसका जो है पार्ट ए, सबसे पहला नेचुरली ऑकरिंग, कि नेचुरली ये कैसे होते हैं। इसकी बेशक आप हेडिंग भी बना लें कि ये नेचुरल तौर पर भी ये ऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं। नेचुरली ऑकरिंग आप कह सकते हैं इनको, ये नेचुरल जस्ट लिख दें जैसे आपको बेहतर लगे। ठीक है, नेचुरल तौर पे कैसे ये प्रोड्यूस होते हैं। बेटा नेचुरल तौर पे अगर देखा जाए तो कार्बन के ऑक्साइड्स, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन कैसे प्रोड्यूस होते हैं? वोल्केनिक इरप्शन। जब भी वोल्केनिक इरप्शन होगी आपको पता है ड्यूरिंग द वोल्केनिक इरप्शन लावा कम्स आउट, वो बाहर आता है। जब लावा बाहर आता है तो कहते हैं उस दौरान बहुत सारी गैसेस भी साथ होती हैं। उन गैसेस में कार्बन के ऑक्साइड्स, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड होती है वोल्केनिक इरप्शन में। ये नेचुरल है, आपको पता है। उसके अलावा आपको पता है वेस्ट मटेरियल होता है, मतलब ऑर्गेनिक वेस्ट जिसको हम बोल देते हैं आमतौर पर। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर यानी आप कह सकते हैं वेजिटेबल वेस्ट है। इसके अलावा हम बात करते हैं लीव्स वगैरह प्लांट्स का वेस्ट है, एनिमल्स का वेस्ट है। वेस्ट मटेरियल उसको हम आमतौर पर, जो कि एनिमल्स और प्लांट्स का वेस्ट होता है, उसको हम आमतौर पर कह देते हैं ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, ऑर्गेनिक मैटर की बात करें हम, ऑर्गेनिक वेस्ट जो हमारे पास होता है उसकी जब डिकम्पोजिशन होती है, यानी ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल है एनिमल्स का, प्लांट्स का, जब उसकी डिकम्पोजिशन होती है, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, उसकी डिकम्पोजिशन जब होगी तो कहते हैं उस दौरान भी ये गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक वेस्ट कोई भी है। ऑर्गेनिक वेस्ट का मतलब वही बताया मैंने आपको, मतलब प्लांट्स एंड एनिमल्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो वेस्ट होता है। ठीक है ना, उसमें आप कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का वेस्ट होता है पहले, बाद में वो चीज़ें वेस्ट हो जाती हैं, डेड हो जाती हैं। उनमें जो उनकी जब डिकम्पोजिशन होती है उस दौरान भी ये गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। नंबर 2, इसके अलावा ये तो नेचुरल तौर पे था। नेचुरल के अलावा अगर हम बात करें अब ह्यूमन एक्टिविटीज़ की, ह्यूमन एक्टिविटीज़ यानी अब हम कह सकते हैं इसको ये नेचुरल सोर्स नहीं है, ये ह्यूमन एक्टिविटीज़। ह्यूमन एक्टिविटीज़ में क्या आता है बेटा, आपको पता है ह्यूमन एक्टिविटीज़ में टॉप ऑफ द लिस्ट आजकल क्या हो रहा है? बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। बर्निंग हो रही है फॉसिल फ्यूल्स की, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। बर्निंग ऑफ फॉसिल
फॉसिल फ्यूल्स की जितनी भी किस्म की हम कह सकते हैं कि हमारे पास क्या हो रही है, बर्निंग हो रही है, वो उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। फॉसिल फ्यूल्स में आपको पता है कोल, जो कि हम हाउस होल्ड पर्पज़ के लिए भी यूज़ करते हैं जी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जितने भी हैं उसमें डीजल ऑयल भी आ जाता है, पेट्रोल भी आ जाता है, कैरोसिन ऑयल भी, फ्यूल ऑयल भी, बहुत सारी चीज़ें जितने भी पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम फ्यूल के तौर पे यूज़ करते हैं, ठीक है, वो भी इसी में। उसके बाद कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। आपको पता है कि नेचुरल गैस में भी हाइड्रोकार्बन्स, ये तमाम के तमाम हाइड्रोकार्बन्स होते हैं इनमें, ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, इनमें कार्बन लाजमी होता है। तो जब इनकी बर्निंग होती है तो कार्बन के ऑक्साइड्स बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, ये तमाम के तमाम दोनों गैसेस इसमें से बनती हैं। आपको पता है कि पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इनको हम ऑटोमोबाइल इंजन्स में यूज़ करते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं। उसके अलावा इंडस्ट्रीज़ में भी इनको यूज़ किया जाता है, इंडस्ट्रीज़ में भी इनको फ्यूल के तौर पे यूज़ किया जाता है, क्योंकि हमें हीट एनर्जी चाहिए होती है वहाँ पे, वहाँ भी इनको यूज़ किया जाता है। नेचुरल गैस को भी आपने सुना होगा, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ भी ऐसी हैं जो कि गैस पे चल रही हैं, तो उनमें भी यूज़ होते हैं, यानी ये फ्यूल के तौर पे यूज़ करते हैं। कोल को भी यूज़ किया जा रहा है लार्ज स्केल पे एनर्जी के लिए। ये सारे सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, हीट एनर्जी का सोर्स है। तो इनको जब बर्न किया जाता है तो इन्हीं से कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं। ये हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें जी, ये 2 पॉइंट हो गए, ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी आ गया, नेचुरल तौर पे ये भी आ गया। तीसरा पॉइंट है जो उसका मेन, दैट इज़ फॉरेस्ट फायर्स। फॉरेस्ट फायर्स and burning of wood, ये बेटा वो पॉइंट है, इससे भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहे हैं। फॉरेस्ट फायर आपने सुना होगा, बल्कि पढ़ा भी होगा कुछ अर्सा पहले, अमेज़ॉन आपने नाम सुना होगा फॉरेस्ट का, उसकी अगर हम बात करें उसमें आपने सुना था फॉरेस्ट फायर की बात सुनी थी आपने, ठीक है। उसमें सेम इसी तरह फॉरेस्ट फायर्स ये प्रोसेस होता रहता है। बर्निंग ऑफ वुड, हम वुड को बर्न करते हैं, ठीक है। अगर आप चले जाएं कोई ऐसे एरिया की तरफ जहाँ पर नेचुरल गैस वगैरह की फैसिलिटी नहीं है, तो आपको वहाँ पर आप देखेंगे, नोट करेंगे, वहाँ पर लोग क्या करते हैं, वुड को बर्न करते हैं, दरख्त वगैरह को काटते हैं, उनकी जो लकड़ी होती है उसको फ्यूल के तौर पे बर्न करते हैं, ठीक है। अगर किसी विलेज में जाने का आपको इत्तेफाक हो तो आप देखते हैं वहाँ जाके क्या होता है कि वुड को वहाँ पर फ्यूल के तौर पे यूज़ किया जा रहा होता है। तो जाहिर सी बात है इनकी जब बर्निंग होगी, फॉरेस्ट फायर्स जब होगा या बर्निंग ऑफ वुड होगी, इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस ऑफ एयर में बनती है, अगर ऑक्सीजन की सप्लाई ठीक हो तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन की एक्सेस होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, और कार्बन मोनोऑक्साइड तब बनती है जब ऑक्सीजन की लिमिटेड सप्लाई हो। व्हेन देयर इज अ लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो तो जाहिर सी बात है यहाँ भी ऑक्सीजन कम हो जाएगी, 2 ऑक्सीजन की बजाय 1 ऑक्सीजन आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस हो, ठीक है। ये जो चीज़ें थी जो कि हमने डिस्कस की हैं, अब इन्हीं को लेकर चलते हैं। यानी आज हमारा टॉपिक जो था दैट वाज ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसी के साथ ही हम इसको लेके चलेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड को हमने कह तो दिया, तो कार्बन मोनोऑक्साइड को भी, कि ये इनकी बर्निंग की वजह से, बर्निंग ऑफ वुड, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स या वोल्केनिक इरप्शन से ये ऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड का कोई मेन, कोई सिग्निफिकेंट रोल भी है, कोई पॉजिटिव रोल क्या है कार्बन डाइऑक्साइड का। इनमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसकी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस भी है, वो हम डिस्कस करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड की इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। फिर उसको हम आगे लेके चलेंगे जी।
अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड की जब हम बात करेंगे, सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड का रोल क्या है। बेटा आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स के लिए ज़रूरी है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी है, यानी अब हम उसकी बात करेंगे। पहले तो उसका रोल, सिग्निफिकेंट रोल फॉर प्लांट्स, यानी ये नेसेसरी है किसके लिए, प्लांट्स के लिए। इसको हम कहते हैं सिग्निफिकेंट रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। बेटा कार्बन डाइऑक्साइड का पहली बात तो ये है, प्लस पॉइंट क्या है, सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है। कैसे? इट इज़ नेसेसरी फॉर प्लांट्स इन फोटोसिंथेसिस। आपको पता है इसका जो मेन रोल है कार्बन डाइऑक्साइड का फोटोसिंथेसिस में, फोटोसिंथेसिस में ज़रूरी है। फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है ये, ठीक है। कैसे? आपको पता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन होके क्या प्रोड्यूस करती है, ग्लूकोज, C6H12O6 एंड ऑक्सीजन गैस, ये प्रोड्यूस करती है। हम बैलेंस करते हैं इक्वेशन को। आपको पता है ये जो प्रोसेस हो रहा होता है ये कैसे हो रहा होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये सनलाइट की प्रेजेंस में हो रहा होता है, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल, ये सनलाइट एंड ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल, उसकी प्रेजेंस में ये प्रोसेस होता है। तो बैलेंस करते हैं इक्वेशन को। कार्बन यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 6 लगाएंगे। हाइड्रोजन यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 2 है, 6 2 12, यहाँ 6 लगाएंगे। अब ऑक्सीजन को भी बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन यहाँ पर टोटल कितने हैं, 6 2 12, 12 एंड 6 यहाँ पे हैं 18, यहाँ पर कितने हैं 6, तो यहाँ पर 2 है, 6 2 12, 12 एंड 6 18, ये बैलेंस। यानी इसका मतलब है, इसका मेन रोल ये है, इट प्रोड्यूसेस ऑक्सीजन। यानी एक तो हमें ये समझ आई है बात यहाँ पे कि कार्बन डाइऑक्साइड इज अ लाइफ गैस फॉर प्लांट्स। प्लांट्स के लिए ज़रूरी है। अगर ये ना हो तो प्लांट्स कैसे कंज्यूम करेंगे इसको? प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो प्लांट्स की ग्रोथ नहीं होगी, प्लांट्स ही नहीं होंगे। सेम उसके साथ साथ फिर ये ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस करने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस होगा तो ऑक्सीजन मिलेगी, प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देंगे, वो भी ज़रूरी है, अदरवाइज़ ऑक्सीजन कम हो जाएगी जी। तो ऑक्सीजन जो है ये लाइफ गैस है हमारे लिए, लाइफ गैस फॉर एनिमल्स, एनिमल्स के लिए ज़रूरी है, हमारे लिए ज़रूरी है। तो इसका मतलब है ये कार्बन डाइऑक्साइड का ही रोल है, पहली बात। दूसरा इसका रोल क्या है, ये टेम्परेचर को मेंटेन रखती है, टेम्परेचर को मेंटेन रखती है, अर्थ एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को मेंटेन रखती है। कैसे? जैसे कि हमने पहले भी इसको डिस्कस किया था, वो इसका रोल जो है टेम्परेचर मेंटेनेंस वाला रोल किस में आ जाता है, वो आ जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है इसको हम ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। कैसे, हम उसको फिर डिस्कस भी करते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड इज अ ग्रीन हाउस गैस, ये ग्रीन हाउस गैस है। कैसे, हम इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि टॉपिक हमारा है ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। कि ग्रीन हाउस इफेक्ट है क्या? बेटा आपको पता है ग्रीन हाउस के बारे में आपने पढ़ा होगा कि ग्रीन हाउस अगर हम देखें आर्टिफिशियल तौर पे देखें तो क्या होता है, एक हाउस बना दिया जाता है जिसमें प्लांट्स ग्रो करते हैं। और आपने ये 9th क्लास फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, बायो में भी आपने पढ़ा हो। तो उसमें क्या होता है कि ग्रीन हाउस क्या होता है, एक ऐसा हाउस बना देते हैं, उसके ऊपर एक पॉलीथीन शीट यूज़ करते हैं या गिलास की शीट यूज़ करते हैं। उसका मेन रोल क्या होता है, उसका मकसद क्या होता है, वो ये होता है कि पॉलीथीन शीट जो लगाते हैं वो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस को पास होने देती है, लेकिन जो अर्थ से रेडिएशंस इमिट हो रही होती हैं, इंफ्रारेड रेडिएशंस, उनको ट्रैप कर लेती है, उनका कुछ पार्ट जो है वो एब्जॉर्ब कर लेती है, उनको बाहर नहीं जाने देती। जिससे आप क्या करते हैं, उस हाउस के अंदर टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, टेम्परेचर को आप इंक्रीज़ कर रहे होते हैं। एक्चुअली ग्रीन हाउस का मकसद ये होता है। तो वो कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का भी यही रोल है, ये एक नेचुरल ग्रीन हाउस गैस है।
ये एक नेचुरल ग्रीन हाउस है हमारे एटमॉस्फेयर का, ठीक है। तो हम यहाँ पर बात करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस का रोल कैसे प्ले करती है। आपको पता है, ये मैंने आपको ट्रोपोस्फेयर में भी बताया था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये हमारे अर्थ के अराउंड इसकी एक लेयर है, कार्बन डाइऑक्साइड की एक लेयर मौजूद है। दिस इज़ द लेयर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर है और मैं ये कह देता हूँ कि ये हमारे पास अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है और ये उसके ऊपर क्या है, ट्रोपोस्फेयर के अंदर ही इसकी क्या है, एक लेयर है कार्बन डाइऑक्साइड की। दिस इज़ लेयर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब क्या होता है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड की ये लेयर मौजूद है, ये क्या करती है, ये ग्रीन हाउस का एक रोल प्ले कर रही होती है। ये हमारे अर्थ का या हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर मेंटेन कर रही होती है। कैसे करती है, कहते हैं कि जो भी हमारे पास सनलाइट आती है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सन है, ठीक है। सन से जो आपको पता है लाइट आती है वो क्या होती है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस होते हैं। ये इसकी शॉर्टर वेवलेंथ होती है। ये देखें, ये अल्ट्रा वायलेट, इसको मैं लिख देता हूँ यूवी, यानी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस हैं जो कि सन से आ रही होती हैं। इनकी वेवलेंथ शॉर्टर होती है, ये इजीली इस लेयर में से पास हो जाती है। ये लेयर इन अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस को रोक नहीं सकती। आपको पता है सनलाइट का बहुत सारा पार्ट जो है वो अर्थ तक पहुंचता है, उसमें से कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट भी हो जाता है, कुछ रेडिएशन ऐसी होती हैं कि वो वापस भी चली जाती हैं इनटू द एटमॉस्फेयर। लेकिन हम बात करेंगे अपने टॉपिक की कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन अर्थ तक पहुंचती हैं। जाहिर सी बात है, अर्थ उनको एब्जॉर्ब करती है। जब अर्थ के ऊपर ये रेडिएशंस पड़ती रहती हैं तो अर्थ का टेम्परेचर राइज कर जाता है। अब जब अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, अर्थ से भी रेडिएशंस इमिट होती हैं। अब देखिए, अर्थ से जो रेडिएशंस इमिट होती हैं उनकी वेवलेंथ लार्ज होती है। ये देखिए, उनकी लार्ज वेवलेंथ होगी, लाइक दिस। मैंने इसकी वेवलेंथ लार्ज बना दी है, ये क्रस्ट और ट्रफ बड़े बना दिए हैं, इनकी लार्जर वेवलेंथ। इन रेडिएशंस जो अर्थ से इमिट होती हैं इनको बोलते हैं इंफ्रारेड रेडिएशंस, इनको बोलते हैं IR रेडिएशंस, इंफ्रारेड रेडिएशंस। ये अर्थ की रेडिएशंस हैं। जो सन से आ रही हैं वो अल्ट्रा वायलेट हैं, वो UV हैं, ठीक है। जो अर्थ से इमिट हो रही हैं ये क्या है, इंफ्रारेड रेडिएशन। ये जब रेडिएशंस यहाँ से निकलती हैं, यानी कि ये रेडिएशन जब पहुँचेंगी अर्थ पे, अर्थ उनको एब्जॉर्ब करेगी, अर्थ का टेम्परेचर राइज करेगा। उसके बाद क्या होगा, अर्थ उसके रिएक्शन में अर्थ से जो रेडिएशन इमिट होती हैं उनका नाम होता है इंफ्रारेड रेडिएशन। इनकी लॉन्गर वेवलेंथ होती है, इनकी वेवलेंथ लार्ज होती है एज़ कम्पेयर टू अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, ठीक है। अब क्या होती है, ये रेडिएशन जब ऊपर जाती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर तक पहुंचती हैं, तो कुछ रेडिएशंस इसमें से ट्रैप कर जाती हैं, पास होकर बाहर चली जाती हैं उस लेयर में से भी, इन स्पेस की तरफ चली जाती हैं। और कुछ रेडिएशंस जो हैं वहाँ पर रेडिएशंस का जो पार्ट है वो यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाता है, ये लेयर उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। यानी इतना क्वांटिटी हीट की एब्जॉर्ब हो जाती है जिससे हम रात के टाइम एट द नाइट हमारे जो एटमॉस्फेयर या हमारे अर्थ के ऊपर जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है, वो टेम्परेचर ज़्यादा ड्रॉप नहीं होता। यानी इतना हीट एनर्जी यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाती है कि जिससे क्या होता है, हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर क्या रहता है, मेंटेन रहता है। हमारा अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वार्म रहता है, ठीक है, उसका टेम्परेचर ड्रॉप नहीं होता। एक एस्टिमेट के मुताबिक वो कहते हैं अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर ना हो तो क्या होगा, ये सारी की सारी जो हीट है, ये इंफ्रारेड रेडिएशन एक्चुअली हीट है, हीट एनर्जी है। ये सारी की सारी रेडिएशन जो हैं वो सारी की सारी स्पेस में चली जाती अगर ये लेयर ना होती। ये लेयर उस हीट को एब्जॉर्ब ही ना करती, जिससे हम रात के वक्त एट द नाइट टेम्परेचर इतना कम हो जाता। टेम्परेचर कितना होता, वो कहते हैं -20 डिग्री सेल्सियस हो जाता एट नाइट। यानी रात के वक्त अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर ना होती तो एट नाइट टेम्परेचर कितना होता, -20 डिग्री सेल्सियस, यानी हर चीज़ फ्रीज हो जाती। तो इसका मतलब क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का होना ज़रूरी है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए नेसेसरी है। कार्बन डाइऑक्साइड का एक इम्पॉर्टेंट रोल है इन मेंटेनिंग द टेम्परेचर। टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर को वार्म रखने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी है। क्यों, ये इंफ्रारेड रेडिएशंस को, उसके कुछ पार्ट को, इतनी हीट को ट्रैप कर लेती है
जो कि हमारे अर्थ को क्या रखती है, वार्म रखती है। इसीलिए यानी टेम्परेचर मेंटेन कर रही है, टेम्परेचर को कम नहीं होने देती। तो इसका रोल वैसे है जैसे कि किसका होता है, ग्रीन हाउस का होता है। ग्रीन हाउस में भी यही कुछ होता है, टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, उसमें भी यही कुछ होता है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस पास हो जाती हैं, लेकिन इंफ्रारेड रेडिएशंस क्या हो जाती हैं, उसमें पास नहीं हो सकती, एब्जॉर्ब हो जाती है कुछ हीट उसमें, या रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाती हैं। ठीक है, सेम। अच्छा, तो इससे क्या होता है, तो कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो जाता है, कुछ पार्ट उसमें से क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब होने के बाद बाकी पार्ट वो पास आउट हो जाता है, उसमें से स्पेस में चला जाता है। अच्छा, ये कार्बन डाइऑक्साइड का मेन रोल है। अब हो क्या रहा है, कहते हैं आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन अगर हो फिर तो ठीक है, फिर तो इतनी हीट एब्जॉर्ब होगी जितनी हमारे एटमॉस्फेयर को ज़रूरी है, जितने हमारे एटमॉस्फेयर को ज़रूरत होती है उतनी हीट एब्जॉर्ब हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर में, जो कि हमारे रात के वक्त हमारे इस अर्थ को, इसके टेम्परेचर को मेंटेन रखती है और माइनस में नहीं जाने देती, ड्रॉप नहीं होने देती। ठीक है। अच्छा, इसी वजह से आजकल जो टेम्परेचर है, मतलब एवरेज टेम्परेचर है, वो कितना कंसीडर किया गया है, 15 डिग्री सेल्सियस। ये ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड ना होती तो फिर इतना होता, -20 जी। अच्छा, इससे क्या हो रहा है, ये बात तो समझ में आ गई। अब हो क्या रहा है बेटा, आपको पता है आजकल ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, जैसे कि मैं भी आपको बता रहा था, एयर पॉल्यूटेंट्स के हम सोर्सेज पढ़ रहे थे, कंबस्शन ऑफ फोसिल फ्यूल्स बहुत ज़्यादा हो रही है, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इसकी बर्निंग ज़्यादा हो रही है, फॉरेस्ट फायर्स, बर्निंग ऑफ वुड, ये चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं, जिससे क्या है, जो कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन है ये डे बाय डे इंक्रीज़ कर रही है। अब कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन डे बाय डे जब इंक्रीज़ करेगी तो क्या होगा, मैं आप इसी डायग्राम से ही आपको समझा देता हूँ। कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही है, जिससे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की जो कॉन्सेंट्रेशन लेयर है उसकी जो थिकनेस है, जाहिर सी बात है वो ज़्यादा हो रही है। ये देखिए, उसकी मैंने कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी, यानी लेयर की थिकनेस ज़्यादा हो रही है ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़। ये किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़, ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़। अब ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड की जो कॉन्सेंट्रेशन है इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन डे बाय डे इंक्रीज कर रही है। ठीक है, जिससे क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की जो लेयर है उसमें इजाफा हो रहा है। जाहिर सी बात है, हम कह सकते हैं कि उसकी थिकनेस बढ़ रही है। पहले जितनी लेयर थी अब कार्बन डाइऑक्साइड उससे ज़्यादा होती जा रही है। अब क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की थिकनेस बढ़ने से क्या होगा, उसमें ये होगा बेटा कि जो इंफ्रारेड रेडिएशंस यहाँ से अर्थ से निकल कर क्या होती थी बेटा, कुछ पार्ट उसका बाहर जाता था, अब वो नहीं जाएगा। अब मैक्सिमम पार्ट उसका क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब, और कुछ पार्ट उसका क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ। यानी ये इंफ्रारेड रेडिएशंस जो पहले ज़्यादातर रेडिएशंस उस लेयर में से पास हो जाती थी, थोड़ा सा पार्ट पहले क्या होता था, कुछ हिस्सा उसका एब्जॉर्ब होता था, कुछ हिस्सा पास आउट होता था। अब ज़्यादा से ज़्यादा हीट एनर्जी जो है ना वो ट्रैप हो जाएगी, और कुछ हिस्सा इंफ्रारेड रेडिएशंस का रिफ्लेक्ट होकर उस लेयर से वापस भी आएगा। तो जब ये इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी तो क्या होगा, यानी इंफ्रारेड रेडिएशंस का ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट हमारी अर्थ पे वापस आएगा, हीट एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी। अब ट्रैपिंग ज़्यादा होगी, ट्रैपिंग ऑफ हीट एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा होगी, मोर ट्रैपिंग ऑफ हीट एनर्जी, मोर एंड मोर ट्रैपिंग ऑफ हीट एनर्जी। पहले कुछ लॉस्ट होती थी, जो हीट एनर्जी लॉस्ट होती थी अब वो कम होगी, यानी लॉस्ट वाला पार्ट कम होगा, ट्रैपिंग वाला पार्ट ज़्यादा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। अब जब ये हीट एनर्जी या तो एब्जॉर्ब होगी यानी ट्रैप होगी, हम कह सकते हैं अब एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी, ट्रैपिंग ज़्यादा होगी, और जो हीट का पार्ट लॉस्ट होता था वो कम होगा। पहले क्या होता था, थोड़ी सी एनर्जी एब्जॉर्ब होती थी, ज़्यादा एनर्जी लॉस्ट हो जाती थी। ये वो पार्ट है यानी कि लॉस ऑफ हीट एनर्जी, ये लॉस ऑफ हीट होता था पहले। अब लॉस ऑफ हीट कम होगा,
एब्जॉर्प्शन ट्रैपिंग क्या होगी, ज़्यादा, जिससे क्या होगा, हमारी अर्थ का जो टेम्परेचर है, जो एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ है, हम ये कह सकते हैं, या एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ कर रहा है, वो भी डे बाय डे इंक्रीज़ कर रहा है। क्यों? कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ कर रही है। यानी हम कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो कॉन्सेंट्रेशन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आप कह सकते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के। कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन जितनी जितनी ज़्यादा होती जाएगी उतनी ज़्यादा हीट ट्रैप होती जाएगी, उतनी ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब होती जाएगी। पहले थिकनेस कम होती थी, कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर कम होती थी, कुछ पार्ट एब्जॉर्ब होता था, कुछ पार्ट उसमें से पास हो जाता था। लेकिन अब इसकी थिकनेस बढ़ने से, इसकी लेयर बढ़ने से, कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ करने से मैक्सिमम पार्ट उसका ट्रैप हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है, और कुछ पार्ट उसका रिफ्लेक्ट हो रहा है इनकी अर्थ की तरफ, जिससे क्या हो रहा है, हम कहते हैं कि एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे। टेम्परेचर का राइज करना ये तो कहलाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट, लेकिन एक लिमिट क्रॉस कर जाना, हमारा एटमॉस्फेयर का ग्रेजुअली उसकी जो है, आप कह सकते हैं कि उसका टेम्परेचर ग्रेजुअली इंक्रीज़ करने लग जाए, ग्रेजुअल चेंज आने लग जाए, डे बाय डे उसमें इजाफा होता जाए कार्बन डाइऑक्साइड में, और डे बाय डे ही उसका एवरेज टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट फिर क्या क्रिएट करता है, ग्लोबल वार्मिंग। क्यों? अब एक लिमिट क्रॉस हो गई, जब एक लिमिट क्रॉस हो जाती है तो हम कहते हैं कि अब एवरेज टेम्परेचर जितनी काबिल बर्दाश्त चीज़ें होती हैं उससे भी ज़्यादा टाइम हो गया। ठीक है, इस लिहाज से हम कहते हैं कि क्या होता है कि जो उसकी एवरेज जो होती है कंसंट्रेशन टेम्परेचर की, एवरेज टेम्परेचर जो हमारा होता है उससे क्या हो जाता है, ज़्यादा होने लग जाता है। जब टेम्परेचर एक लिमिट से क्रॉस करता है तो वो क्या करता है, उसको हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। यानी हम कहते हैं कि अब हमारा जो प्लेनेट है, ये अर्थ है, इसका जो एवरेज टेम्परेचर है इस ग्लोब का वो राइज़ कर गया है, पहले से राइज़ कर गया है। ये क्यों हो रहा है? पहले इस फिनोमिना को बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, और फिर ये ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या क्रिएट कर देता है, ग्लोबल वार्मिंग। तो जिससे क्या हो रहा है, एक एस्टीमेट के मुताबिक क्या हो रहा है, हर साल टेम्परेचर में इजाफा हो रहा है। एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज़ इंक्रीजिंग 0.05 डिग्री सेल्सियस पर ईयर, और इसको कह सकते हैं एवरी ईयर। हर साल 0.05 डिग्री सेल्सियस एवरी ईयर, यानी ये एवरेज टेम्परेचर है, ये सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, एवरेज टेम्परेचर ग्लोब की बात हो रही है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का नो डाउट बहुत मेन रोल है, सिग्निफिकेंट रोल है, लेकिन तब तक है जब तक उसकी नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन है। नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड की होगी तो हमारे लिए फ़ायदा है। क्यों? हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो वार्म रहता है, हमारी अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, हमारी अर्थ के ऊपर जो है एट द नाइट टेम्परेचर माइनस में नहीं जाता, ये फ़ायदा है उसका। लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। अब कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन में जैसे जैसे इजाफा हो रहा है तो क्या होगा, सनलाइट तो पास हो जाती है, लेकिन इंफ्रारेड रेडिएशंस जो हीट एनर्जी है वो क्या होती है, बजाय इसके कि लॉस हो कुछ, वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैप हो जाती है उस लेयर में, एब्जॉर्ब हो जाती है, जिससे हमारी अर्थ का, हमारे इन्वायरमेंट का, हम कह सकते हैं कि जो टेम्परेचर है वो क्या हो रहा है, डे बाय डे एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ सरफेस वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ कर रहा है ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है। हम कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो कॉन्सेंट्रेशन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, ग्रीन हाउस इफेक्ट के। कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन जितना ज़्यादा होती जाएगी, ग्रीन हाउस इफेक्ट उतना ज़्यादा होता जाएगा, यानी टेम्परेचर उतना ज़्यादा राइज करता जाएगा। जब एवरेज टेम्परेचर एक लिमिट से ज़्यादा हो जाएगा या बहुत ज़्यादा होने लगेगा, उसको हम क्या कह देते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। तो हम कहते हैं एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे because of carbon dioxide. As the concentration of carbon dioxide increases, the average temperature of the earth also increases and it causes global warming. आप कह सकते हैं इसको, क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट जब ज़्यादा हो जाता है, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, तो हम उसको ग्लोबल वार्मिंग कह देते हैं। ठीक होगी बात, ये था। अब इसके जाहिर सी बात है, जब ग्रीन हाउस इफेक्ट ज़्यादा हो जाएगा, टेम्परेचर ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगा एवरेज अर्थ का, तो हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग हो गया। इसके कुछ इफ़ेक्ट्स भी हैं, क्या इफ़ेक्ट्स हैं वो भी डिस्कस करते हैं। देखिए पेज नंबर 124 के ऊपर आए सारे बच्चे।
इफ़ेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। अब इसके हम इफ़ेक्ट्स भी डिस्कस करते हैं कि इससे क्या होगा, इसके क्या इफ़ेक्ट्स हैं, ग्लोबल वार्मिंग के क्या नुकसानात हैं, वो भी हम डिस्कस करते हैं जी। जाहिर सी बात है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड फ़ायदेमंद भी है और लेकिन उस हद तक फ़ायदेमंद है जब तक इसकी कॉन्सेंट्रेशन नेचुरल तौर पे नॉर्मल है। लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, जैसे हम कहते हैं, हम आमतौर पर एक बात करते हैं कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन जब बहुत ज़्यादा हो गई, लिमिट क्रॉस करने लगी, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा होता चला गया, एवरेज टेम्परेचर ज़्यादा से ज़्यादा होता चला गया, जो कि क्या बन गया, ग्लोबल वार्मिंग। अब इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। इफ़ेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग जी, इससे क्या क्या होगा बेटा वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तमाम बच्चे पेज नंबर 124 पे आ जाएं जी। इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं? नंबर 1 यहाँ पर लिखा हुआ है टेक्स्ट बुक में, accumulation of carbon dioxide in air is resulting in increasing atmospheric temperature about 0.05 डिग्री सेल्सियस every year। ये मैंने आपको पहले बता दिया है। पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं कि किस चीज़ को इंक्रीज़ करता है, एवरेज टेम्परेचर, यानी कि हम कह सकते हैं कि एवरेज टेम्परेचर राइज कर रहा है, एवरेज टेम्परेचर राइज कर रहा है। कितना आपको पता है, 0.05, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है, डिग्री सेल्सियस पर ईयर। ठीक है, अच्छा, उसके बाद एवरी ईयर इंक्रीज कर रहा है। नंबर 2, इट इज़ कॉजिंग मेजर चेंजेस इन वेदर पैटर्न। हाँ जी, अब इसकी हेडिंग बना सकते हैं, चेंजेस इन वेदर पैटर्न, यानी वेदर पैटर्न को भी चेंज करेगा, चेंजेस इन वेदर पैटर्न जी, वेदर पैटर्न को चेंज कर देगा। आपको पता है हर साल जो गर्मियाँ आती हैं, समर सीज़न आता है, वो बहुत ज़्यादा मन की स्वेयर होता है, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन होती है, हर साल गर्मी बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ होती है। उसकी वजह क्या है, ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि हर साल कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, जिससे क्या हो रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा हीट अर्थ से जो आती है वो ट्रैप होकर वापस आ जाती है और एवरेज टेम्परेचर बढ़ रहा है जी। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स आर ऑकरिंग मोर कॉमनली एंड इंटेंसली देन प्रीवियसली। हर साल, हर आने वाला साल जो है वो पहले से ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे होता है गर्मी में, आपने देखा होगा जी। नंबर 3, फ्लड रिस्क इंक्रीज़ होते हैं इससे बेटा। नंबर 3, फ्लड रिस्क, ये भी आप इसका पॉइंट याद रख सकते हैं। फ्लड रिस्क होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, क्यों बेटा? जाहिर सी बात है, जब ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा होगी, एवरेज टेम्परेचर ज़्यादा होगा हमारी अर्थ का, तो ग्लेशियर्स ज़्यादा से ज़्यादा मेल्ट होंगे, तो इस वजह से क्या होगा, लेवल बढ़ेगा, सी लेवल बढ़ेगा, जो कि फ्लड रिस्क में शामिल हो जाता है जी। इट मेल्ट्स ग्लेशियर्स एंड स्नो कैप्स दैट आर इंक्रीजिंग फ्लड रिस्क एंड इंटेंस ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ज़्यादा से ज़्यादा होंगे, जो कि इस चीज़ को मतलब शो करते हैं कि ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग जी। नंबर 4, सी लेवल इज़ राइजिंग, ये भी आप लिख सकते हैं इसमें, सी लेवल बढ़ रहा है, इससे क्या होगा, सी लेवल यानी राइजिंग ऑफ सी लेवल, सी लेवल इज राइजिंग, इसकी हेडिंग बना सकते हैं सी लेवल इज राइजिंग या राइजिंग ऑफ सी लेवल। सी लेवल बेटा बढ़ेगा, क्यों? क्योंकि जब ज़्यादा से ज़्यादा मेल्ट होंगे तो क्या होगा, और सी लेवल राइज करेगा। सी लेवल राइज करने से फिर वही बात आ जाती है, फ्लड रिस्क बढ़ेंगे। तो जो क्या होगा, जो एरियाज़ ऐसे हैं, आप हम कह सकते हैं लो लाइंग एरियाज़ जो होते हैं, यानी जो सी लेवल के आसपास लोग रहते हैं, लो लाइंग होते हैं, उनसे उनका लेवल कम होता है सी लेवल से, तो उससे क्या होगा कि जाहिर सी बात है, ये सी लेवल जब बढ़ेगा तो ये सारा का सारा सी का जो वाटर है वो उस तरफ मूव करेगा, यानी एक किस्म का फ्लड रिस्क ही हो गया, तो उस तरफ मूव करेगा, तो जो वहाँ के पॉपुलेशन है, वहाँ के लोग हैं, जाहिर सी बात है वो डिस्टर्ब होंगे। सी लेवल इज राइजिंग ड्यू टू विच लो लाइंग एरियाज आर लाइएबल टू बी सबमर्ज। लाइएबल का मतलब बेटा आपको पता है, यानी कि डूब जाना, सॉरी, लाइएबल का मतलब होता है खतरा, टू बी सबमर्ज डूब जाना, गर्क हो जाना, यानी डूब जाने का, गर्क हो जाने का खतरा होता है। लाइएबल मीन खतरा, हाँ जी, खतरा होगा कि वो टू बी सबमर्ज के वो डूब जाएंगे। जाहिर सी बात है, सी लेवल बढ़ेगा तो जो आसपास के इलाके होंगे वो उसकी लपेट में आ जाएंगे, नुकसान हो सकता है
जी, फिर वो क्या करेंगे, टर्निंग प्रीवियसली पॉपुलेटेड एरियाज नो लॉन्गर हैबिटेबल। जाहिर सी बात है उनके लिए वहाँ पर अब रहना बहुत मुश्किल है। वो क्या करेंगे, मजबूर होकर वहाँ से माइग्रेट कर जाएंगे, नकल मकानी कर जाएंगे, वहाँ से छोड़कर किसी ऐसे एरिया की तरफ चले जाएंगे जहाँ पर वो सेफ़ रह सकें। तो ये मसाइल आते हैं, यानी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से एवरेज टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से वेदर पैटर्न चेंज हो रहा है, इसकी वजह से फ्लड रिस्क बढ़ रहे हैं और सी लेवल बढ़ रहा है। सी लेवल की वजह से जो पॉपुलेटेड एरियाज़ होते हैं आसपास के, जो सी लेवल के आसपास रहते हैं, वो उनसे डिस्टर्ब होते हैं और इसी तरह फ्लड रिस्क बढ़ने से भी नुकसान होता है। तो ये डेंजर्स हैं ग्लोबल वार्मिंग के। इसी तरह हमें चाहिए कि हम कम से कम फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग कंजम्पशन उसकी करें ताकि हम ग्लोबल वार्मिंग को रोक सकें। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको पता है प्लांटेशन की जाए, ठीक है, प्लांटेशन ज़्यादा से ज़्यादा की जाए और प्लांट्स लगाए जाएं, पौधे लगाए जाएं ताकि इसको मिनिमाइज़ किया जा सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इस लेक्चर को अच्छी तरह तैयार कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम जो लेक्चर होगा उसमें सल्फ़र कंपाउंड्स और बाकी जो रिमेनिंग इसका पोर्शन को रह गया है हम वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।